चलिए अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बताइए। अच्छा जी, एक सवाल है सर, अगर कोई माइनर या अनसाउंड माइंड से गुड्स परचेज करके थर्ड पार्टी को सेल करता है तो ये वैलिड सेल है? देखें, माइनर के साथ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो वो तो वाइड एब इनिशियो है ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ तो प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन आप क्योंकि थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देते हैं, थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त इसमें यही है कि थर्ड पार्टी ने एक बोनाफाइड इंटेंशन के तहत आपसे गुड्स परचेज करी है। ठीक है, अच्छा जी, हम इसमें मजीद कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। उसके बाद हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लीगल स्ट्रक्चर और पेपर रूल्स एंड ऑर्डिनेंस रह जाएगा, और तकरीबन आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो चुका होगा, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, वो थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, सिवाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हटा के बाकी जो दो हैं वो तो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, अनपेड सेलर तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अनपेड सेलर का सवाल कैसे भेज रहा हूँ? अभी तो बताना है कि अनपेड सेलर होता क्या है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनपेड सेलर का लॉ क्या डिफाइन करता है हम ये देखते हैं। द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर ए व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। टेंडर्ड मतलब ऑफर करना, एक तो होता है ना आपको प्राइस ऑफर की गई लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, हमने बात करी थी ना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो वो चीज है टेंडर्ड। ठीक है, कि या तो आपको पूरी की पूरी प्राइस पे भी ना की गई हो या पे करने की पेशकश भी ना की गई हो, yeah, where a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment subject to the realization thereof and the same has been dishonored। कि या तो आपको किसी ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन आपके लिए मैं बता देता हूँ, चेक होता है, चेक वगैरह आपको किसी ने दिया और वो जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो भी आप अनपेड सेलर कहलाते हैं। ठीक है, दोनों सूरत हाल में। आगे चलते हैं। द टर्म सेलर हेयर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, एज फॉर इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ द सेलर to whom the bill of lading had been endorsed, or consigner or agent who has himself paid or is directly responsible for the price। देखें, ये तो वही सारी बातें कि कौन सा शख्स सेलर हो सकता है, तो हम एजेंट को भी कह सकते हैं और बाकी तमाम चीजें हैं, लेकिन हम आगे बात करते हैं कि अनपेड सेलर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेफिनेशन से सामने आती है। पहली बात, he must sell goods on cash terms not on credit। it must be unpaid। कैश पे गुड्स उसने सेल की गई हो, क्रेडिट पे ना की हो, और वो अनपेड रहे, मतलब उसको कैश ना मिला हो, और जो उसकी पेमेंट टर्म्स हो वो कैश हो। ठीक है, क्रेडिट टर्म्स ना हो। दूसरा, ही मस्ट बी अनपेड ईदर होली और पार्टली। देखिए, अगर एक छोटा सा पार्ट भी अनपेड रह गया है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की गुड्स थी, 10 रुपए भी अनपेड रह गए तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। ठीक है, अगर छोटा सा पार्ट भी गुड्स का रह जाता है पेमेंट से। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि वो जो गुड्स हैं वो हमेशा, सॉरी, पेमेंट जो है या तो होली रहती हो या पार्टली अनपेड हो, भले एक माइनरी पार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अनपेड है तो इसका मतलब है सेलर आपका अनपेड है। तीसरा, ही मस्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट व्हेन टेंडर्ड। अगर उसको प्राइस ऑफर की गई तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर वो प्राइस ऑफर की गई और उसको रिजेक्ट करता है, रॉन्गफुली रिजेक्ट करना है, एक तो ये वजह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके तहत प्राइस
ऑफर नहीं की गई तो उसने रिजेक्ट कर दी तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक ये चीज है कि उसको प्राइस ऑफर की गई बिल्कुल हर तरीके से सही थी और उसके बावजूद अगर वो उसको रिफ्यूज करता है तो हम कहते हैं ये रॉन्गफुली रिफ्यूजल है, और रॉन्गफुली रिफ्यूजल के केस में वो अनपेड सेलर नहीं रहता। तो तीनों चीजें, एक तो गुड्स कैश में हो, क्रेडिट ना हो, होली या पार्टली अनपेड हो, अगर माइनर पार्ट भी रह जाता है तो वो अनपेड सेलर कहलाता है। और इसके अलावा ही मस्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट व्हेन टेंडर्ड, जब उसको पेशकश की गई हो पैसों की तो उसने उसको रिफ्यूज ना किया और रॉन्गफुली रिफ्यूज, ठीक है। राइटफुली तो ये है कि उसके मुताबिक पेमेंट नहीं थी, उसने रिफ्यूज कर दिया। रॉन्गफुली ये है कि सब चीजें उसके मुताबिक थी लेकिन उसके बावजूद भी वो पेमेंट लेने से इनकार कर रहा है, ठीक है। अगर ये तमाम चीजें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये शख्स एक अनपेड सेलर है। देखिए अब क्रेडिट पे मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल आउट करी फॉर 6 मंथ क्रेडिट, कितने की 10,000, कितना क्रेडिट लिमिट थी 6 मंथ। लेकिन 2 महीने बाद अगर मिस्टर बी जो है वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर ए जो है उसी वक्त अनपेड सेलर भी डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी गुड्स की जो क्रेडिट लिमिट है वो मैच्योर हो जाती है और वो कैश पे आके अनपेड सेलर बन जाते हैं, ठीक है। अगर क्रेडिट लिमिट से पहले पहले वो जो है इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं मिस्टर बी, ठीक है जी। अब इसी तरह अनपेड सेलर के देखें कुछ राइट्स हैं। अच्छा, इसके राइट्स जो है वो गुड्स के अगेंस्ट में भी हैं और बायर के अगेंस्ट में भी हैं। दोनों सूरत हाल में इसके कुछ राइट्स हैं, गुड्स के अगेंस्ट में भी आएंगे और आपको बायर के अगेंस्ट में भी इसके राइट्स मिलेंगे, ठीक है, दोनों तरह से। गुड्स के अगेंस्ट में इसके 3 राइट्स होते हैं। एक तो बड़ा मशहूर है जो आप पढ़कर आ रहे हैं, राइट ऑफ लीन है, ठीक है, काफी दफा आप पढ़ चुके हैं, आपने बेलर में भी पढ़ा था, उसके बाद भी आया था, ठीक है, वो आपने काफी दफा पढ़ा है तो वो तो राइट ऑफ लीन आता है। फिर उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। फिर उसके बाद एक और है राइट टू रीसेल, कि आप गुड्स को दोबारा रीसेल कर देते हैं। तो 3 तरह के राइट्स इसके राइट्स अगेंस्ट गुड्स हैं कि इसके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके गुड्स के अगेंस्ट में भी राइट है और इसके बायर के अगेंस्ट में पर्सनली भी राइट है, ठीक है। तो ये कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो गुड्स के अगेंस्ट में इसके 3 तरह के राइट होते हैं, लीन का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, और इसके अलावा इसका आखिरी राइट होता है रीसेल का, ठीक है। ये तमाम राइट्स इसके पास मौजूद है। अच्छा, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर है तो। देखिए जी, पहले आ जाए, सबसे पहला राइट है आपका राइट ऑफ लीन। लीन का आपको पहले भी मैंने बताया था कि लीन क्या होता है, बेसिकली पोजीशन को अपने पास रिटेन रख लेना, ठीक है, कि आप किसी भी चीज के पोजीशन को अपने पास रिटेन रख लेंगे। अच्छा, कुछ क्लासों पहले एक स्टूडेंट ने राइट ऑफ लीन दोबारा भी पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको वैसे तो रेफर किया था कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले, लेकिन अगर वो मिस हो गया तो आज वो सही से समझ लें कि राइट ऑफ लीन क्या होता है। बेसिकली पोजीशन को अपने पास रिटेन रख लेना किसी भी गुड्स की, और ये भी याद रखिएगा कि लीन पूरा डिपेंड करता है गुड्स की पोजीशन पे। अगर एक दफा आपके हाथ से पोजीशन चला गया तो राइट ऑफ लीन भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा लीन का जो राइट है ये डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, ठीक है। यही सारी बातें इसमें हैं और दो एक मुख्तलिफ और भी बातें हैं जो कि आप इन डिटेल्ड मजीद पढ़ लेंगे इधर। फिर आपको ये भी पता है कि पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन वगैरह वो सारी बातें थी, लेकिन यहाँ पे उन्हीं गुड्स के अगेंस्ट में होगा जो आपको दी गई थी, ठीक है। राइट ऑफ लीन क्या है? लीन इज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल द प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ देम इज पेड और टेंडर। कहते हैं कि लीन क्या है? एक राइट है जो पोजीशन को रिटेन रखें और बायर को आप डिलीवरी रिफ्यूज कर दें जब तक कि आपकी पेमेंट ना हो जाए। मतलब वही बात आप करेंगे, भाई पैसे दोगे तो ही मैं गुड्स डिलीवर्ड करूंगा, अदरवाइज मैं गुड्स डिलीवर्ड नहीं करूंगा। तो इस तरह की जब आप बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपना राइट ऑफ लीन जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। राइट ऑफ लीन की एग्जीक्यूशन हो रही है, राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज किया जा रहा है कि जब आप पेमेंट के लिए पोजीशन को अपने पास रिटेन रख लें, ठीक है। मजीद आगे बात करते हैं।
An unpaid seller in possession of goods sold is entitled to exercise his lien on the goods in the following cases. ठीक है, कहते हैं कि इन केसेस के अंदर हमारे पास जो सेलर के पास जो है, अनपेड सेलर के पास जो है, एन अनपेड सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स सोल्ड इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज लीन, कि इन केसेस के अंदर ही अनपेड सेलर लीन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है. पहला, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, कि जब आपने गुड्स इस तरह से सेल की गई हो कि उसमें क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं हो, मतलब वही बात है कि गुड्स सेल कैश पे की गई हो. ठीक है, जब गुड्स को कैश पे सेल किया गया. दूसरी बात, where the goods have been sold on credit but the terms of the credit has expired. आपने गुड्स क्रेडिट पे तो सोल्ड करी, फॉर एग्जांपल आपने बेची थी 6 महीने के क्रेडिट पे, आज 6 महीने पूरे होने के बाद भी आपके पास पेमेंट नहीं आ रही, ठीक है, तो भी आप लीन का राइट एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा पोजीशन आपके पास होना चाहिए. दूसरी बात, where the buyer becomes insolvent even the period of credit may not have yet expired. वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट पीरियड तो 6 महीने का दिया, लेकिन 2 महीने बाद आपको न्यूज आई कि भाई बायर तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो उसी वक्त आपका टाइटल सेलर के बजाय अनपेड सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? एक मिनट जरा होल्ड करिएगा. सर पोजीशन ऑफ द गुड्स कैसे होगी सेलर के बाद, गुड्स तो बायर के पास होगी. देखें, सेल का मतलब हमने क्या बात करी थी, हमने ये कभी भी बात नहीं करी थी कि जरूरी है कि जब डिलीवरी होगी तो ही सेल होगी. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास पोजीशन होना चाहिए. अगर पोजीशन आपके पास नहीं है तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सॉरी, लीन का राइट जो है आप लॉस्ट कर देंगे. अगर कुछ बातों बात क्रेडिट पे भी होती है तो भी कभी कभी सेलर के पास पोजीशन होता है. ठीक है, मैं आपको बता दूं, कुछ क्रेडिट पे भी होती है तो भी सेलर के पास पोजीशन आ जाता है कि सेल हो चुकी है. बाद औकात ऐसा होता है आपकी डिलीवरी पहले हो जाती है, डॉक्यूमेंट टाइटल जो है वो बाद में ट्रांसफर होते हैं. बाद औकात आप डॉक्यूमेंट टाइटल दे देते हैं, हम कहते हैं कि सेल तो हो गई लेकिन पोजीशन अपने पास रखे रहते हैं. ठीक है, तो ये तमाम सूरत हाल है, इसलिए लॉ ने इसको एक ब्रॉडर व्यू में कवर कर लिया है कि भाई ठीक है, गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड हुई थी लेकिन क्रेडिट टर्म्स एक्सपायर्ड हो गई, या आपका जो बायर था वो इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ क्रेडिट टर्म, या गुड्स जो है वो कैश में सेल आउट हुई थी. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. मजीद आगे बढ़ते हैं. इन द केस ऑफ बायर इंसॉल्वेंसी द लीन एग्जिस्ट इवन दो गुड्स हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट ऑफ and the period of credit has not expired yet. When the goods are sold on credit, the presumption is the buyer shall keep his credit good. If therefore before the payment the buyer becomes insolvent, the seller is entitled to exercise this right and hold the goods as security for the price. देखिए, वही बात उन्होंने भी लिख दी है कि अगर क्रेडिट, ये तमाम बातें वही है कि अगर वो बिफोर द एक्सपायरेशन, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज दिस राइट एंड होल्ड द गुड एज सिक्योरिटी फॉर द प्राइस. तो वो उसकी डिलीवरी को होल्ड कर सकता है और कह सकता है कि आप मुझे पहले प्राइस पे करेंगे फिर ही मैं आपको ये गुड्स दूंगा. ठीक है, the effect of buyer insolvency is that all stipulation as to credit are put an end and the buyer and the seller has a right to say I will not deliver the goods until I see that I shall get my price paid. ठीक है, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो तमाम जो क्रेडिट की आपकी टर्म्स हैं वो एंड हो जाती है अगर सेलर ये बात कह दे कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा जब तक कि मुझे अपनी पेमेंट की यकीन दहानी ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि देखिए बंदा जो है ना अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो ये जरूरी है कि उसको आप श्योरिटी लेंगे आपको पेमेंट भी पे होगी.
इसलिए लॉ ने कहा कि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो फौरन से आप अनपेड सेलर डिक्लेयर हो गए, ताकि आपके जो भी राइट्स आप एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि अब आगे का पता नहीं है कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। आपको पता है जब बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे कौन अपॉइंट हो जाता है, एक असाइनी अपॉइंट हो जाता है या एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए लॉ ने ये बातें आपको करी है, और आप उसको ऐसी बात कर रहे हैं, आई विल नॉट डिलीवर द गुड्स अंटिल आई सी दैट आई शैल गेट माय प्राइस पेड। इसका मतलब है गुड्स क्रेडिट पे तो थी, लेकिन डिलीवरी की जो गुड्स का पोजीशन था वो आपके ही पास था, अभी सेल हो गई थी ऑलरेडी, लेकिन आपके पास पोजीशन मौजूद था अभी तक गुड्स का। मजीद आगे देखिए क्या लिखा है, द अनपेड सेलर लीन इज अ पोजेसरी लीन। The lien can be exercised as long as the seller remains in possession of the goods। वही बात जो मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि सेलर का जो लीन होता है वो पोजेसरी लीन है, वो सिर्फ उसी वक्त उसको एक्सरसाइज कर सकता है जबकि उसके पास पोजेशन हो गुड्स का। He may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of the good as agent or bailiff for the buyer। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स और ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स does not affect the exercise of this right provided the goods remain in actual possession of the seller। देखिए अब एक बात, सेलर के पास जो गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, याद रखिएगा वो एक अनपेड सेलर के ही तौर पे होना चाहिए, एक बेली की सूरत में ना हो। अगर बेली की सूरत में तो फिर आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आगे मैं बताऊंगा कि बेली की सूरत में कैसे आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, या ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो भी आपका पोजीशन लीन का जो राइट है वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि लीन का राइट डिपेंड करता है उसके पोजीशन के ऊपर। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, लेकिन पोजीशन अभी तक सेलर के पास है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर देन ओनली रिटेनिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टेक्निकली लीन। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि पोजेसरी लीन कब है, जब प्रॉपर्टी भी आपके पास है, पोजीशन भी आपके पास होगा। टेक्निकली लीन हम उसे कब कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन पोजीशन आज भी सेलर के पास है, तो हम कहते हैं कि ये टेक्निकली लीन अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसको टेक्निकली लीन कहते हैं। हो सकता है एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सके कि एक दफा प्रॉपर्टी या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है और गुड सेलर के पोजीशन में, तो लीन जो अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, तो वो टेक्निकली लीन होगा। ठीक है, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर एंड द टाइटल इज स्टिल विद द सेलर, देन इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग anomalous to say that the seller has a lien against his own goods। The seller lien when property has not passed to the buyer is termed as a right of withholding delivery। ठीक है जी, कह रहे हैं कि ना ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, एक तो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुई, पोजीशन में सेलर की नहीं, तो हमने कहा ये टेक्निकली लीन अप्लाई होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हुई, when the property in good has not passed to the buyer and the title is still with the seller, then it is strictly speaking anomalous to say that the seller has a lien against his own goods। The seller lien when property has not passed to the buyer is termed as right of withholding delivery। देखिए अब ये बड़ी टेक्निकल सी बात लिखी है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो गुड्स बिलोंग करने लगती हैं बायर से, क्योंकि ओनरशिप किसकी आ जाती है, बायर की आ जाती है। जब ये उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और गुड्स जो है वो बायर से बिलोंग करती है, तो अब आप जो लीन अप्लाई करोगे उसको हम कहते हैं टेक्निकली लीन, क्योंकि पोजीशन तुम्हारा था प्रॉपर्टी बायर की थी, गुड्स की ओनरशिप बायर की। लेकिन अगर देखें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, गुड्स मेरी पोजीशन में, इसका मतलब क्या है, गुड्स मुझसे ही बिलोंग कर रही है, सेलर से ही बिलोंग कर रही है। और जब ऐसी बात है सेलर से ही बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब है अब जो राइट क्रिएट हो रहा है, जो लीन का राइट क्रिएट हो रहा है, वो मेरी अपनी ही गुड्स के अगेंस्ट में हो रहा है। क्योंकि देखिए पहले के केस में क्या था, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई है, गुड्स अब उसकी है, लेकिन जो लीन क्रिएट हो रहा है वो बायर की गुड्स के अगेंस्ट में हो रहा है, तो हम लीन कह रहे थे, जिसको हम टेक्निकली लीन का नाम दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हुई, गुड्स भी मेरे पोजीशन में, तो इसका मतलब है मेरी ही गुड्स के अगेंस्ट में मेरे पास एक राइट क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको लीन, जब इस तरह की बात होगी तो मैं उसको नाम क्या दूंगा, मैं उसको नाम दूंगा राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, कि मैंने आपकी डिलीवरी को विदहोल्ड कर दिया।
क्योंकि ये लीन इसलिए नहीं कह रहा मैं इसको, मोर एप्रोप्रिएट राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, क्यों? क्योंकि गुड्स की ओनरशिप भी मेरी है, ओनरशिप भी इस वक्त मेरे पास है, पोजीशन भी मेरे पास है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, कि मैं गुड्स को विदहोल्ड किया हुआ, उनकी डिलीवरी को होल्ड किया हुआ। समझ में आ रही है ये बात या दोबारा बता दूं? देखिए अभी हम रीसेल की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं लीन की, राइट ऑफ लीन की बात कर रहे हैं, अभी हम रीसेल पे नहीं जा रहे। रीसेल एक अलग राइट है, राइट ऑफ लीन एक अलग राइट है। हमें लॉ ने स्टेप दिए, ऐसा नहीं कहा कि जैसे ही आपको पेमेंट ना आप गुड्स उठाएं और डायरेक्ट उठा के उसको बेच दें। हमें लॉ ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आप फटक से गुड्स उठाएं और बेच दें, नहीं। जहां एक राइट खत्म होता है वहां दूसरा शुरू होता है, वहां तीसरा शुरू होता है, ठीक है। तो अभी हम लीन की बात कर रहे हैं। विदहोल्डिंग डिलीवरी दोबारा बताता हूँ, देखिए समझिएगा जरा ना। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, इसका मतलब है इसके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्कर है, उसकी ओनरशिप आपकी, पोजीशन मेरा है, लेकिन अगर पब्लिक को हम बोले तो पब्लिक बोलेगा ये मार्कर आपसे बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है, पब्लिक यही बात बोलेगी, भले पोजीशन मेरा है। इसी तरह जो राइट ऑफ, अब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए किसी भी गुड्स की, फॉर एग्जाम्पल मार्कर मेरा था, ओनरशिप भी मेरी थी, इसका मतलब ये मुझसे ही बिलोंग करता है और मेरी ही गुड्स है इस वक्त तक, बायर की नहीं है, मेरी ही है, क्योंकि ओनरशिप मेरे पास। जिसके पास ओनरशिप होती है हम कहते हैं गुड्स उसकी है, पोजीशन को नहीं देखते। तो अगर पोजीशन सेलर के पास है, ओनरशिप बायर के पास है, तो हम कहेंगे अब ये टेक्निकली लीन अप्लाई करेगा कि गुड्स को होल्ड कर लेगा पेमेंट फॉर द प्राइस के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर ओनरशिप भी मेरी है सेलर की और पोजीशन भी सेलर का है, तो अब मेरा राइट अपनी ही गुड्स के अगेंस्ट में, तो मैं इसको लीन नहीं कहूंगा, मैं इसको राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी कहूंगा, कि मैंने डिलीवरी को विदहोल्ड किया हुआ। समझ में आ रही है बात, कि मैंने डिलीवरी को विदहोल्ड किया हुआ, ये हल्का सा एक डिफरेंस। अच्छा, पेपर मेरे पास हो और गुड्स भी, तो टेक्निकल, अगर पेपर मेरे पास हो और गुड्स परचेजर के पास, तो पोजीशन लीन। अगर गुड्स, देखिए पोजीशन लीन तो है ही ना, लीन तो होगा तभी जब पोजीशन होगा, वरना तो लीन हो ही नहीं सकता, ठीक है। पोजीशन तो होगा तभी जब लीन होगा तो ही पोजीशन होगा ना, वरना तो लीन हो ही नहीं सकता। हम बात करेंगे विदहोल्डिंग डिलीवरी और टेक्निकली लीन में डिफरेंस। वैसे तो ठीक है, अगर पेपर आपके पास है, तो पेपर का मतलब ओनरशिप की बात करें, पेपर कुछ नहीं, ओनरशिप की बात करें। अगर ओनरशिप आपके पास है, गुड्स भी आपके पास है, आप सेलर दे, तो आप राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी करेंगे। अगर ओनरशिप बायर के पास थी, गुड्स आपके पोजीशन में थी सेलर के, तो हम राइट ऑफ टेक्निकली लीन कहेंगे। जब आपके पास सेलर के पास ओनरशिप भी हो और गुड्स भी हो भाई, लीन होता है दूसरे रिटेन करना पोजीशन को। तुम तो अपनी ही गुड्स अपने वेयर हाउस में रखे हो ना मेरे भाई, आप अपनी ही गुड्स अपने वेयर हाउस में रखे हुए, ओनरशिप भी आपकी है, गुड्स भी आपकी वेयर हाउस में, तो इसका मतलब है आपने डिलीवरी को स्टॉप किया हुआ है ना। लीन तो आप तब करते जब ओनरशिप अगले की हो जाती, कि आप पोजीशन होल्ड कर लेते, अभी तो वो टेक्निकली लीन होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो आपकी ही सारी चीजें, ये मोर एप्रोप्रिएट वर्ड है राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी। आप चाहें तो इसको राइट ऑफ लीन कह दिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी मोर एप्रोप्रिएट है। मैं डिफरेंशिएट इसलिए ही करा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, अगर एग्जाम में इतनी बारीकी से पूछ लिया जाए। क्योंकि अगर इसके अलावा आप खालिद महमूद चीमा साहब की किताब देखेंगे तो उसमें ये चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इतनी बारीकी से आ जाए तो फिर ठीक है, वरना तो है तो राइट ऑफ लीन ही। पोजीशन अगर उसके पास है तो लीन कैसे होगा? लीन होता है राइट टू रिटेन पोजीशन। जब पोजीशन ही अगले के पास तो आप रिटेन कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक चीज है ही नहीं, आप रिटेन कैसे करेंगे? पोजीशन चला गया तो लीन चला गया। ये तो पढ़ाई भी बातें हैं यार।
आगे बढ़ते हैं. Where the property in the goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has an addition to other remedies a right of withholding delivery similar to and co-extensive with his right of lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer. ये वही बात उन्होंने लिख दी है कि भाई राइट ऑफ स्टॉपेज होल्डिंग डिलीवरी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है. लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट अभी हम आगे बात करेंगे, वो लीन से एक्सटेंशन है लीन की. ठीक है, उस पर हम आगे बात करेंगे. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि राइट ऑफ लीन आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब नॉन पेमेंट हुई हुई हो आपको ओरिजिनल प्राइस की. ठीक है, एक बार आपके पास से पोजीशन चला गया, आपके पास से लीन का राइट चला गया. फॉर एग्जाम्पल, एक कार थी, मैंने मिस्टर बी को सेल आउट करी. मिस्टर बी ने मुझे पेमेंट नहीं करी, लेकिन मैंने उनको डिलीवरी दे दी, मेरे पास से राइट ऑफ लीन चला गया. अब मिस्टर बी कल को मेरे पास आते हैं और बोलते हैं यार इस कार में थोड़ा सा काम है, तुम इसको रिपेयर कर दो. मैं रिपेयर करके अपने पास होल्ड कर लेता हूँ, बोलता हूँ यार तुमने मुझे ओरिजिनल प्राइस पे नहीं करी थी इस कार की. यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता लीन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एज अ बेली काम कर रहा हूँ. अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में जो हुआ है बेलमेंट का हुआ है, और बेलमेंट में आपको पता है ड्यूटी ऑफ द बेली क्या होती है? गुड्स को रिटर्न बैक करना है आपने, ये आपकी ड्यूटी है. हाँ, अगर बेलमेंट के चार्जेस रहते हैं, मेंटेनेंस के चार्जेस वो नहीं दे रहा, तो मैं राइट ऑफ लीन अप्लाई कर लूंगा, क्योंकि आपको पता है बेली के पास भी राइट ऑफ लीन होता है. लेकिन वो अप्लाई किसके अगेंस्ट में होगा? मेंटेनेंस चार्जेस के अगेंस्ट में होगा, ओरिजिनल प्राइस के अगेंस्ट में नहीं होगा. क्योंकि जो सेलर का राइट ऑफ लीन था वो तो आपने उसी वक्त लॉस कर दिया जब आपके पास से पोजीशन चला गया. आज अगर वो गुड्स आपके पास घूम के वापस आई हैं तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई हैं और आप बेली का लीन अप्लाई कर सकते हैं, आप सेलर का लीन अप्लाई नहीं करेंगे. मतलब ओरिजिनल प्राइस के लिए नहीं करेंगे, आप मेंटेनेंस चार्जेस के लिए, रिपेयरिंग चार्जेस के लिए कर सकते हैं. ठीक है जी, ये बात भी याद रखिएगा आप. देखिए, the right of lien can be exercised only for the non-payment of the price and not for any other charges. कह रहे हैं, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि राइट ऑफ लीन जो है वो एक्सरसाइज होगा सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस के लिए, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस. कि आप सिर्फ ओरिजिनल प्राइस के लिए करेंगे, जो इसमें एग्जांपल लिखी है मैंने उससे थोड़ी सी अपोजिट दी थी, अलग बात करी थी. ठीक है, लेकिन वो भी बात काम की है आपके कि हम बेलमेंट का लीन अप्लाई करेंगे उस वक्त. अब यहाँ पे याद रखिएगा कि राइट ऑफ लीन ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस के लिए अप्लाई करेंगे, मजीद दूसरे किसी चार्जेस के लिए नहीं करेंगे, जैसे कि मेंटेनेंस या कस्टडी चार्जेस which the seller may have to incur for storing in the goods in exercise of his lien over his price. The right of lien extends to the whole of goods in his possession, even though a part payment of those goods has already been made. In other words, the buyer is not entitled to claim delivery of a portion of the goods on payment of proportionate price. Further, where an unpaid seller has made part of delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. Also, the lien can be exercised even though the seller has obtained a decree for the price of the goods. कह रहे हैं कि भाई राइट ऑफ लीन आप सिर्फ ओरिजिनल प्राइस के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ आपको, वो क्या कर रहा हूँ कि राइट ऑफ लीन आप सिर्फ ओरिजिनल प्राइस के लिए अप्लाई करेंगे, किसी और प्राइस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. जैसे कि अगर गुड्स को होल्ड किया अपने पास, लीन करा है, देखिए लीन करने में बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग सकती है. अगर आपने राइट ऑफ लीन अप्लाई करा है और गुड्स को स्टोरेज या सेफ कस्टडी में रखने के लिए कुछ आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो आप बायर से वो रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है,
वो चीज आप रिकवर नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्राइस रिकवर करेंगे, मेंटेनेंस या कस्टडी चार्जेस कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। Which the seller may have to incur for storing the goods in exercise of its lien for the, even though the part payment for those goods has already been made. In other words, the buyer is not entitled to claim delivery of a portion of the goods on payment of a proportionate price. ठीक है जी। अब वो मजीद बातें लिखी हुई है कि बायर बोले कि मैंने आधे पैसे दे दिए, आधे गुड्स डिलीवर्ड कर दो, पूरे पैसे दे दिए, पूरे डिलीवर्ड कर दो, ये चीज नहीं है, आप पूरी बात करें उसमें। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है। Which the seller may have to incur for storing the goods in exercise his lien for the price. The right of lien extends to the whole of the goods in his possession, even though part payment for those goods has already been made. कह रहे कि राइट ऑफ लीन जो अप्लाई होगा, पहली बात उन्होंने कर दी कि आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस क्लेम करेंगे, कभी भी लीन अप्लाई करने के बाद जो कस्टडी या मेंटेनेंस चार्जेस आप दे रहे हैं उसके लिए लीन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस क्लेम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राइट ऑफ लीन हमेशा होल गुड्स पे होगा। ऐसा नहीं है कि बायर ने अगर आपको पार्ट पेमेंट कर दी तो वो बोले कि आधी गुड्स तो डिलीवर्ड कर दो, आधी पेमेंट तो हुई भी है, नहीं, आप पूरी गुड्स पे ही लीन अप्लाई करेंगे। Further, where an unpaid seller has made part of the delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. Also, the lien can be exercised even though the seller has obtained a decree for the price of good. कह रहे कि seller ने part delivery कर दी, where an unpaid seller has made the part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder. तो भी वो अपना जो बाकी की डिलीवरी उसके बाद बची हुई है उसके ऊपर गुड्स को लीन अप्लाई कर सकता है पेमेंट के लिए। हाँ, अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो कि वो लीन का राइट वेव कर रहा है, या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस ना हो जो ये शो करा दें कि सेलर ने लीन का राइट वेव कर दिया। दूसरी बात लिखी है, अगर कोर्ट से उसके बाद डिग्री आ गई, एक फरमान आ गया कि वो प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए प्राइस को होल्ड कर सकता है, तो भी वो होल्ड कर सकता है। ठीक है जी, बड़ी आसान सी बात है। इन्होंने कहा है कि राइट ऑफ लीन जो है वो हमेशा नॉन पेमेंट के लिए होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी ओरिजिनल प्राइस के लिए होगा, कभी भी स्टोरेज चार्जेस या इनके लिए नहीं होगा जो लीन की वजह से आपको बेयर करने पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर बायर ने पार्ट पेमेंट कर दी तो वो पार्ट डिलीवरी आपसे डिमांड नहीं कर सकता, आप पूरी गुड्स पे ही अप्लाई करेंगे। इसी तरह सेलर ने अगर पार्ट डिलीवरी की भी है तो वो रिमाइंडर पार्ट पे जो उसके बाद बचा है उसके ऊपर लीन अप्लाई करके अपनी पेमेंट निकलवा सकता है, अनटिल अनलेस के ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जो उसकी पार्ट डिलीवरी को ये शो कराएं कि उसने लीन का राइट वेव कर दिया, खत्म कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक बात? इसी तरह ये भी याद रखिएगा बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक दफा आपके पास पोजीशन चला गया और दोबारा आपके पास पोजीशन किसी चार्जेस की सूरत में आ रहा है तो वो आप लीन अप्लाई नहीं करेंगे सेलर का, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं व्हेन लीन इज लॉस्ट, कब लीन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तीन केसेस हैं जो लॉ ने बताए हुए कि भाई कब कब लीन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। एज ऑलरेडी ऑब्जर्व, लीन डिपेंड ऑन फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स। वंस द पोजीशन इज लॉस्ट, द लीन इज आल्सो लॉस्ट। Section 45 accordingly provide that the unpaid seller of the goods loses his lien thereon in the following cases. वही बात जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं कि लीन जो है टोटली डिपेंड करता है फिजिकल पोजीशन पे। एक दफा फिजिकल पोजीशन चला गया, लीन चला गया। ठीक है, इसलिए लॉ ने कहा कि इन तीन केसेस के तहत आप लीन को अपना लॉस्ट कर देते हैं। किस तरह? एक, when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without preserving the right of disposal of the goods। जब सेलर किसी बेली को, देखिए कैरियर कंपनी क्या है, वो भी तो एक बेली है ना, एक पर्पस के तहत आप उसको गुड्स देते हैं कि अगले को डिलीवर कर दो और पर्पस अकम्प्लिश हो, या मेरे अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तो वापस कर दो, या मेरे अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, मतलब डिलीवर कर दो, वो भी बेली होता है। जब भी सेलर गुड्स किसी कैरियर कंपनी को दे या दूसरे किसी बेली को दे बायर तक पहुंचाने के लिए विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किए बिना। देखिए, राइट ऑफ डिस्पोजल के हमेशा ये मायने नहीं होते कि गुड्स को कचरे में फेंकना है, इसके मायने ये होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलर उसको किस तरह से डिलीवर करना है।
किसके पास डिलीवर करना है, अगर वो ये राइट रख लेता है, ठीक है। तो जब भी गुड्स आप किसी कैरियर कंपनी या बेली को दे बायर को डिलीवर करने के लिए विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, तो हम कहते हैं कि आपने लीन को लॉस्ट कर दिया। अगर राइट ऑफ रिजर्विंग आपके पास है तो ठीक है, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने लीन लॉस्ट कर दिया। बी, when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, बायर या उसका एजेंट लॉफुली ऑब्टेन कर ले पोजीशन। देखिए लॉफुली का वर्ड यहाँ बहुत काम का है, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन तो अनलॉफुली भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल स्नैच होता है तो वो अनलॉफुली पोजीशन आ जाता है उसके पास, ठीक है। तो लॉफुली अगर बायर या उसका कोई एजेंट जो है वो पोजीशन हासिल कर लेता है तो हम कहते हैं कि लीन का राइट जो है वो लॉस्ट हो गया। तीसरा, when the seller expressly or impliedly waives his right of lien, सेलर या तो एक्सप्रेसली, ओरली या रिटर्न, जिस तरह भी एक्सप्रेस करना चाहिए, या इम्प्लाइडली अपना राइट खुद से वेव कर दे, खत्म कर दे। An implied waiver take place when the seller grants fresh terms of credit or allows the buyer to accept a bill of exchange payable at a future date or access to a subsale with the buyer may have built। देखिए अब वो कह रहे हैं कि इम्प्लाइडली क्या होगा कि बायर फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने के लिए करा था, 6 महीने बाद आपको पेमेंट नहीं मिली, कुछ आपके पोजीशन में थी, लेकिन आपने क्या करा, फ्रेश टर्न कर ली। आपने कहा चलो यार मजीद 4 महीने ले लो। अब ये क्या हुआ है, ये हुआ कि आपने फ्रेश टर्म्स उसको अलाउ कर दी। इसका मतलब है आपने राइट ऑफ लीन को इम्प्लाइडली वेव कर दिया, क्योंकि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आया कि आपके पास से लीन का राइट चला गया। क्योंकि 6 महीने बाद अगर बायर पे नहीं कर पाया था तो आपके पास लीन का राइट आ रहा था, क्योंकि पोजीशन आपके पास था, लेकिन मजीद आप उसको 4 महीने दे रहे हैं, फ्रेश टर्म दे रहे हैं। इसका मतलब है आपने इम्प्लाइडली लीन का राइट भी वेव कर दिया, ठीक है। तो 3 सूरत हाल है। पहली कि जब बायर की तरफ आप गुड्स को रवाना कर दें विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल रखे बिना। दूसरी, बायर लॉफुली, बायर या उसका कोई एजेंट पोजीशन हासिल कर ले। तीसरी कि जब सेलर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली खुद से राइट ऑफ लीन को वेव कर दे। इन तीनों सूरत हाल में हम कहते हैं कि लीन का राइट लॉस्ट हो गया आपके पास। मजीद आगे लास्ट पैरा पढ़ते हैं। सर अगर सेलर के पास से पोजीशन ट्रांसफर हो गया लेकिन ओनरशिप अभी सेलर के पास है, नहीं, सेलर पे पेपर पे लीन अप्लाई नहीं कर सकता ना, पोजीशन चला गया। लीन तो अप्लाई तभी होता है जब पोजीशन होता है। लीन अप्लाई तभी होगा जब उसके पास पोजीशन होगा। ओनरशिप उसके पास है, इसका मतलब है रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास है, ठीक है। गुड्स वापस आ सकती हैं, लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे। लीन लॉस्ट होता है तो दूसरा राइट एक्टिव हो जाता है। पोजीशन लॉस्ट हो गया, लीन चला गया आपके पास से। लीन डिपेंड करता है फिजिकल पोजीशन पे। देखिए राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करता है तो लीन लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन उसी के पास है। राइट ऑफ लीन उसके पास है तो इसका मतलब है कैरियर कंपनी जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे चलेगी। उसकी इंस्ट्रक्शन पे चलने का मतलब है वो उसकी बेल एजेंट है उस वक्त के लिए और उसी के पास पोजीशन है, ठीक है। तो लॉस नहीं होता, लेकिन इतना टेंशन नहीं ले, अगर लीन लॉस्ट हो जाता है तो हमारे पास दूसरा भी एक राइट एक्टिव हो जाता है। देखिए ये वही बात लास्ट पैरा में लिख के जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी। इट मे बी नोटेड दैट द राइट ऑफ लीन इफ वंस लॉस्ट will not revive if the buyer redelivers the goods to the seller for any particular purpose। ये वही बात कह रहे हैं कि अगर एक दफा आपके पास से पोजीशन चला गया और बाद में किसी वजह से वो पोजीशन आपके पास आता है तो आपके पास लीन नहीं आता। लीन एक दफा चला गया तो चला गया। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल आपने एक कार सेल अप करी, आपको पैसे नहीं मिले, आपने डिलीवरी दे दी, इसका मतलब है आपके पास से लीन चला गया। बाद में वो बंदा रिपेयरिंग के लिए वो कार आपके पास लाता है, आप रिपेयर करते हैं और फिर आप चाहें कि आप पोजीशन मेरे पास है, मैं प्राइस के लिए, ओरिजिनल प्राइस के लिए जो सेल प्राइस थी उसके लिए मैं लीन अप्लाई कर लूं, आप नहीं कर सकते, लीन जा चुका है। क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि देखिए ना बेलमेंट की तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, आपको गुड्स पे डिलीवर्ड हो रही है, एक पर्पस भी है, पर्पस के बाद आपको वापस करनी है, और आपने ये ड्यूटी ऑफ द बेली में पढ़ा भी था कि ये बेली की ड्यूटी है कि काम पूरा होने के बाद वो क्या करेगा, गुड्स को
वापस करेगा, ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर अब लीन अप्लाई कर दे तो वो बेली का लीन होगा, लेकिन वो ओरिजिनल प्राइस के लिए नहीं होगा, वो हो सकता है आपके रिपेयरिंग चार्जेस के लिए हो, उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो बेली का लीन है, सेलर लीन नहीं है। सेलर लीन उसी वक्त लॉस्ट हो गया था जब पहली दफा पोजीशन डिलीवर्ड हो गया। तो याद रखिएगा, एक दफा पोजीशन हाथ से चला गया, लीन आपके पास से चला गया। ठीक है, एक दफा पोजीशन आपके हाथ से चला गया, लीन आपके पास से चला गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब सेल करने वाला चीज अपने कब्जे में रखे, अगर परचेजर को मिल गई तो प्राइस नहीं मिलेगी कभी भी नहीं। प्राइस आपको मिलेगी, और भी तो तरीके, लीन जा रहा है, प्राइस थोड़ी जा रही है। अभी आगे और भी तो राइट्स पड़े, अभी तो पहला राइट है, अभी तो लीन जा रहा है ना। ठीक है, ये तो वो राइट है जो गुड्स के अगेंस्ट में, बायर के अगेंस्ट में भी तो राइट है, बायर के अगेंस्ट में भी तो राइट है ना, सेलर की तो गुड्स के अगेंस्ट में। तरीके बताएं लॉ ने किस किस तरह से आप वसूली कर सकते हैं। अच्छा, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। The right of stoppage in transit means the right of stopping further transit of the goods while they are with the carrier for the purpose of transmission to the buyer, resuming possession of them and retaining possession until payment or tender of the price. अब देखें, लीन खत्म हुआ, आगे लॉ ने एक और एक्सटेंशन दे दी। इसमें हो क्या रहा है, लीन में आपके पास फिजिकल पोजीशन था, फिजिकल पोजीशन चला गया, आपके पास से राइट चला गया। ठीक है, लीन का ये समझ लिया, उससे थोड़ा बेहतर है। किस तरह से, इसमें पोजीशन रीगेन हो रहा है, वापस आ रहा है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, गुड्स ट्रांजिशन में थी, ट्रांसमिशन में थी, और आपने उनको होल्ड करा के वापस मंगाया, और फिर पोजीशन होल्ड करा के आप पेमेंट करो, या फिर मैं आपको गुड्स डिलीवर्ड करवाऊंगा। तो बेसिकली ये राइट ऑफ लीन की एक्सटेंशन है, लेकिन उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें पोजीशन रीगेन हो रहा है। ठीक है, उसमें तो एक दफा पोजीशन चला गया तो लीन चला गया ना, अब क्या है, पोजीशन रीगेन भी तो कर सकते हैं आप। आपने रास्ते में ही गुड्स रुकवा दी, ठीक है, आपने रास्ते में ही लॉजिस्टिक कंपनी को कहा कि भाई गुड्स रोक दो, आगे मत लेके जाओ, मुझे पेमेंट नहीं हुई है, और फिर वो जो है आपके पास ले आए। इसका मतलब है आपने राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अप्लाई करा, और आपने कहा कि पेमेंट करो, फिर चीज ले जाना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था ना, अभी लीन लॉस्ट हुआ है, हमारी प्राइस नहीं गई है, हमारे पास और भी बहुत तरीके। ये दूसरा तरीका आ गया कि पोजीशन रीगेन कर लो, रीगेन करोगे नाम बदल जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आ जाएगा। अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमारे पास तीसरा तरीका भी, और ये तीन तो गुड्स के अगेंस्ट में, अगर इनसे भी नहीं आता तो उसके बाद हमारे पास बायर के अगेंस्ट में भी तरीके हैं कि पैसे किस तरह से आते हैं। अदालत के दरवाजे तो खुले हुए हैं ना, ये सारे काम तो अदालत के बाहर हो रहे हैं, ये भी तो सोचें आप, ये सारे काम तो अदालत के बाहर हो रहे हैं, अदालत का दरवाजा भी खुला हुआ है इंसाफ मिलने के लिए। वो ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप जाएंगे तो। ठीक है जी। अच्छा, when can this right be exercised, कि कब कब ये राइट एक्सरसाइज हो सकता है? पहला, an unpaid seller can exercise this right only, कब कब आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। The buyer becomes insolvent. The buyer is said to be insolvent when he has ceases to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he is declared an insolvent or not. ठीक है जी, पहली बात कर रहे हैं कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब ये कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता जब वो ड्यू हो जाए, भले वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो या ना हो। ठीक है, बाद कोर्ट ने अभी तक उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन आपको पता है कि उसका दिवालिया निकल चुका है, वो आगे आपको पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। If property has not passed to the buyer, then this right is termed as the right of withholding delivery. देखिए, हमने बात करी थी कि प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, पोजीशन भी आपके पास था, तो हमने कहा था कि वो चीज कहलाती है राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाती है, या भी कुछ पहले किसी ने सवाल भी पूछा था, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई करते हैं। विदहोल्ड नहीं कर सकते डिलीवरी, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट करें। ठीक है, विदहोल्ड तो तभी होगी जब डिलीवरी, राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी हम तभी यूज करेंगे जब पोजीशन भी हमारे पास था, प्रॉपर्टी भी हमारे पास थी। प्रॉपर्टी अगर बायर को ट्रांसफर हो गई
और पोजीशन भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर पोजीशन मेरे पास होता तो टेक्निकली लीन अप्लाई हो जाता। ठीक है, पोजीशन तो है ही नहीं, रीगेन करना है पोजीशन। इसमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ये रास्ते में रुकवानी है, तो हम इसको कहेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई और गुड्स ट्रांसमिशन में हो, तो भी हम रुकवा सकते हैं, भले ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हो चुकी हो। The goods are in the course of transit. This means that the goods must be neither with the seller nor with the buyer nor with their agent. They should be in the custody of the carrier as an independent middleman. कह रहे हैं कि गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, गुड्स जो है वो ट्रांजिट में, ना ही सेलर के पास है ना ही बायर के पास है, तो भी हम फॉर एग्जांपल किसी इंडिपेंडेंट मिडिल मैन के पास है, इंडिपेंडेंट कुरियर कंपनी या लॉजिस्टिक कंपनी के पास है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है आपकी गुड्स, तो वहां पे भी हम होल्ड करा सकते हैं गुड्स को और रीगेन पोजीशन कर सकते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट को अप्लाई करके। एग्जांपल में लिखा हुआ है रेलवेज एंड कॉमन कैरियर्स हुज बिजनेस इज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स ऑफ अदर, द कैरियर मस्ट नॉट बी ईदर सेलर एजेंट और बायर एजेंट, because if the seller agent, the goods are still in the hands of the seller in the eye of law and hence there is also no transit. कह रहे हैं कि भाई अगर गुड्स इन ट्रांजिट थी किसी इंडिपेंडेंट मिडिलमैन के पास या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा शर्त ये कि वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना वो बायर की एजेंट हो ना वो सेलर की एजेंट हो, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो। क्योंकि देखिए अगर वो सेलर की एजेंट है तो एजेंट का आपको पता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि प्रिंसिपल है। अगर सेलर की एजेंट है तो इसका मतलब है गुड्स अभी भी सेलर की पोजीशन में, सेलर के पास से गई नहीं है, सेलर के हाथ में, तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई नहीं होगा, लीन अप्लाई कर देंगे आप। और अगर बायर के पास चली गई है, बायर के एजेंट के पास है, इसका मतलब है बायर ने तो डिलीवरी ले ली आपसे, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो बनता ही नहीं, हुआ ट्रांसमिशन से गुड्स निकल चुकी है। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेलर की एजेंट है तो बात की होगी कि गुड्स सेलर के पास है, बायर की एजेंट है तो बात की होगी कि गुड्स बायर के पास है। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसमें मजीद बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। देखें इसमें तमाम सूरत हाल जो है वो डिपेंड करती है ट्रांजिट के ऊपर, तो ट्रांजिट का ड्यूरेशन जानना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि सब कुछ डिपेंड ही ट्रांजिट के ऊपर कर रहा है ना, क्योंकि गुड्स ट्रांजिट में होंगी तो ही स्टॉपेज होगी, बायर ने एक दफा रिसीव कर ली तो फिर कहां से आप स्टॉपेज कराएंगे, तो इसीलिए ड्यूरेशन जानना बड़ा जरूरी है। Since the right of stoppage in transit can be exercised only so long as the goods are in the course of transit, it becomes necessary to know as to when the transit begins and when it comes to an end. When the transit comes to an end, the right of stoppage cannot be exercised. वही बात जो मैंने बताई थी कि क्योंकि सारी सूरत हाल डिपेंड कर रही है गुड्स की ट्रांसमिशन के ऊपर, तो ट्रांसमिशन पीरियड को जानना बहुत जरूरी है कि वो कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, क्योंकि एक दफा वो खत्म हो गया तो इसका मतलब है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी आपके पास से लॉस्ट हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent takes delivery of them. Thus, the transit continues so long as the goods are not delivered to the buyer or his agent, no matter whether they are lying at the destination with the carrier awaiting transmission or in actual transit. देखिए बड़ी काम की बात लिखी है, कह रहे हैं कि देखिए पीरियड शुरू कब से होगा, जब सेलर ट्रांसमिशन में गुड्स को दे देगा कि आप ये बायर को पहुंचा दें कैरियर कंपनी को, खत्म कब होगा जब बायर डिलीवरी रिसीव कर ले, बायर डिलीवरी रिसीव कर ले, गुड्स बायर की डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हैं, बायर की डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हैं और बायर ने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है, मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, तो भी गुड्स को हम यही कंसीडर करेंगे कि ये इन ट्रांजिट है और राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि स्टार्ट कब से होता है पीरियड, जब वो गुड्स को ट्रांजिट में डाले सेलर, और एंड कब होता है जब बायर डिलीवरी रिसीव कर ले एक्चुअली। ठीक है,
अगर गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गई और बायर ने या उसके किसी एजेंट ने अभी तक डिलीवरी रिसीव नहीं करी है, तो भी हम यही कंसीडर करेंगे गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट है और राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई हो जाए। या बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर देंगे, मैं नहीं ले रहा, ठीक है, मैं अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी वजह से उसने रिजेक्ट कर दी, मना कर दिया डिलीवरी लेने से, तो भी हम कहेंगे कि गुड्स कैरियर कंपनी के पास ही है और ट्रांजिट में है क्योंकि पोजीशन उनका है। फॉर एग्जांपल बायर ने मना कर दी, ठीक है, सेलर ने भी मना कर दिया, पोजीशन किसका है? कैरियर कंपनी का है। कैरियर कंपनी का पोजीशन याद रखें, रूल ऑफ थंब क्या है कि जब तक कैरियर कंपनी का पोजीशन है तब तक समझ लें गुड्स ट्रांजिट में। फॉर एग्जांपल देखिए ना, गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, बायर ने डिलीवरी अभी तक रिसीव नहीं करी, गुड्स पे वो किसका पोजीशन है? कैरियर कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी का है, तो बात ही खत्म हो गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी का पोजीशन था गुड्स ट्रांजिट में, जब तक उनका पोजीशन है गुड्स ट्रांजिट में। सेलर ने जब उनको गुड्स दी, उनका पोजीशन स्टार्ट हुआ, बायर ने डिलीवरी रिसीव करी, उनका पोजीशन खत्म हो गया। जब तक गुड्स उनके पोजीशन में, हम कहते हैं गुड्स ट्रांजिट में है और राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई हो सकता है, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं। The transit is deemed to be an intent and the seller cannot exercise his right of stoppage in the following cases। कब हम कहेंगे कि ट्रांजिट एंड हो गया और सेलर अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते? ठीक है, पहला पॉइंट, when the buyer or his agent takes delivery after the goods have reached destination। सबसे आसान कि जैसी डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंची, बायर या उसके किसी एजेंट ने डिलीवरी ले ली, डिलीवरी ले ली, स्टॉपेज इन ट्रांजिट चला गया क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड एंड हो गया। दूसरा पॉइंट, when the buyer or his agent obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination। भाई अपॉइंटेड डेस्टिनेशन से पहले पहले डिलीवरी ले ली तो भी आपके पास से ट्रांजिट चला गया। बातों का ऐसा होता है ना कि टीसीएस वाले आपके घर पे लेटर देने आते हैं, लेकिन आपको अगर वो रास्ते में भी मिल जाए और आपको पहचानते हो तो आपको रास्ते में देके चले आते हैं। ये क्या है कि अपॉइंटेड डेस्टिनेशन से पहले पहले आपको डिलीवरी दे दी, ऐसी सूरत हाल में भी ट्रांजिट पीरियड खत्म हो जाता है। तीसरा, when the goods have arrived at their destination and the carrier acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf। अब क्या हुआ, डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच गई, लेकिन कैरियर कंपनी ने बायर को क्या कहा कि अब हम आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करे हुए डेस्टिनेशन पे। इसका मतलब क्या है कि अब वो बायर के एजेंट है। जब वो बायर के एजेंट बन के होल्ड किए हुए तो इसका मतलब है गुड्स की ट्रांजिट खत्म हो गई, क्योंकि वो चले जब थे तब तो वो सेलर के एजेंट थे। जब वो पहुंचे, उन्होंने बायर को फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी डिलीवरी है, बायर ने कहा अभी आप होल्ड करें, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके बिहाफ पे इसको होल्ड कर लेते हैं। अब जब वो बायर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है वो बायर के एजेंट है और यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड आपका एंड हो गया। चौथा, when the goods have arrived at their destination but the buyer instead of taking delivery request the carrier to carry the goods to some further destination and the carrier agrees to take them to the new destination पे गुड्स पहुंची, बायर ने डिलीवरी नहीं, लेकिन बायर ने क्या कहा, यार तुम इनको मजीद उस जगह डिलीवर कर दो। अब इसका भी वही मतलब है जो पिछले पॉइंट का था कि जब बायर ने उनको कोई काम दिया और उन्होंने उससे एग्री करा तो इसका मतलब है वो बायर की एजेंट है। जब वो बायर की एजेंट बन गई तो हमने ये बात पढ़ी थी कि बायर या उसका एजेंट कोई डिलीवरी ले ले तो उसको हम वैसे ही कहेंगे जैसे कि बायर ने डिलीवरी ले ली। तो यहाँ पे आपके ट्रांजिशन पीरियड एंड हो गया। तो 4 ही पॉइंट्स हैं, बहुत आसान आसान से। पहला कि बायर या उसका एजेंट कोई डिलीवरी ले ले। दूसरा पॉइंट था कि बायर जो है या उसका एजेंट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन से पहले पहले डिलीवरी ले रहे। तीसरा ये था कि कैरियर कंपनी ने डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचाई और बायर को उसने एक्नॉलेज करा कि हमने आपके बिहाफ पे यहाँ पे गुड्स पहुंचा दी और अब हम आपके बिहाफ पे होल्ड करें। जब आपके बिहाफ पे करें तो बायर की एजेंट है, ट्रांजिशन एंड। दूसरा चौथा पॉइंट था कि बायर ने डिलीवरी तो नहीं ली, लेकिन बायर ने उनको कहा फर्दर इसको आगे डिलीवर्ड कर दो, कहीं और अपनी डेस्टिनेशन बताई कि वहां डिलीवर्ड कर दो। तो वहां से भी वो बायर की एजेंट बन गई और उधर के साथ ही उनका ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया। मजीद आगे चलते हैं। When the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, कैरियर कंपनी से खुद गलती हो गई कि उन्होंने wrongfully बायर को डिलीवर नहीं करी, मना कर दिया कि हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते। किसी भी वजह गलती हो सकती है, वो बायर को पहचान नहीं पाए, बायर के डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं पढ़ पाए, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन रॉन्गफुली कैरियर कंपनी अपनी गलती की वजह से रिफ्यूज कर दे कि हम बायर को डिलीवरी या उसके एजेंट को डिलीवरी नहीं दे रहे, तो भी हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड एंड हो गया, क्योंकि गलती कैरियर कंपनी की है। छठा पॉइंट है, when part of the delivery of the good has been made to the buyer with an intention of delivering the whole of the good, transit will be at an end for the remainder of good also which are yet in the course of transit, कि पार्ट ऑफ द डिलीवरी बायर को डिलीवर्ड हुई इस नियत के साथ कि बाकी भी बहुत जल्द डिलीवर्ड हो जाएंगी, ऐसी सूरत हाल में भी आपकी ट्रांजिट का पीरियड एंड हो जाता है, भले बाकी की गुड्स आपकी ट्रांजिट में हो, उसके बावजूद भी ट्रांजिट का पीरियड आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट। अब हम बात करते हैं हाउ राइट ऑफ स्टॉपेज इज एक्सरसाइज। ठीक है, कि राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कैसे हो सकता है। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर, किस तरह से वो एक्सरसाइज कर सकता है, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, एक्चुअल पोजीशन अपने पास ले ले गुड्स का वापस, क्योंकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक तरह से क्या करता है, आपको रीगेन ही तो कराता है पोजीशन। ठीक है, तो वो एक्चुअल पोजीशन अपने वापस ले ले, या by giving notice of his claim to the carrier or other bailey in whose possession of the goods are, कैरियर कंपनी या दूसरा कोई बेली जो गुड्स डिलीवर्ड करने गया था उसको नोटिस दे दे, उसको नोटिस दे दे कि भाई मैं स्टॉपेज एंड ट्रांजिट अप्लाई कर रहा हूं, आप इस डिलीवरी को अभी रोको। सच नोटिस may be given either to the person in actual possession of the goods, to his principal, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नोटिस अगर आप जाते हैं, या तो अगर आप एक्चुअल पोजीशन ले रहे हैं तो बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अगर आप जो है वो एक्चुअल पोजीशन पे जाते हैं, सॉरी नोटिस पे जाते हैं, तो या तो आप उस बंदे को डायरेक्ट नोटिस दे दें जिसके पास आपकी गुड्स थी, मतलब डिलीवरी बॉय कह लें या डिलीवरी जो आप वैन के जरिए करा रहे हैं वो गाड़ी वाला कह लें, ड्राइवर कह लें, जो भी वो तो सही है, या उसके प्रिंसिपल को दें, यानी उसकी कंपनी को जिसके थ्रू वो जा रहा है। अब अगर आप कंपनी को देते हैं तो इसका मतलब है कंपनी को दे रहे हैं तो आपको बीच में इतना टाइम देना है कंपनी को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सके कि डिलीवरी होल्ड कर दो। यही बात लिखिए, इन द लेटर केस नोटिस मस्ट बी गिवन वेल इन एडवांस टू इनेबल द प्रिंसिपल टू कम्युनिकेट विद हिज एजेंट और सर्वेंट इन टाइम सो एज टू प्रिवेंट डिलीवरी टू द बायर। आपने उनको रूम भी देना है कि तुम अगर प्रिंसिपल को आप नोटिस देते हो तो इतना रूम आपने देना है कि उनके पास इतना टाइम हो कि वो अपने एजेंट से या अपने ड्राइवर से, सर्वेंट से, किसी से भी बात करके डिलीवरी को रुकवाएं, गुड्स को रुकवाएं। It is the duty of the carrier after receiving due notice not to deliver the goods to the buyer but to re-deliver them to or according to the direction of the seller. If by mistake he delivers the goods to the buyer, he can be made liable for conversion. The expenses of re-delivery are to be borne by the seller. कह रहे कि अगर एक दफा कैरियर कंपनी को नोटिस मिल गया और सेलर ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि उसने इतना टाइम भी दिया था कि वो अपने एजेंट से बात कर सके, तो अब ये कैरियर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो बायर को गुड्स नहीं देगी, वो वापस सेलर को देगी, और रीडिलीवर जो सेलर को करेंगे उसके चार्जेस सेलर ही पे करेगा। लेकिन अगर वो गलती से बायर को डिलीवर कर देती है तो फिर वो लायबल है, फिर वो अपनी जेब से पेमेंट करेगी। क्लियर है जनाब? अच्छा, इसके बाद है लीन वर्सेस स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसको आप लोग पढ़ लिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, ये बड़ी एक आसान सी बात है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर अपॉन द टू राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर डिस्कस्ड अबव। देखिए, अगर बायर के पास गुड्स नहीं आई और वो उनको पहले से ऑलरेडी कहीं सेल कर देता है, ठीक है, तो उससे लीन का राइट या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पी ने कुछ गुड्स ट्रांसमिशन में डाली कि वो आर को डिलीवर कर दें,
ठीक है, सेल आउट करें। आर के पास अभी गुड्स पहुंची नहीं थी और आर ने क्या करा, वो मिस्टर क्यू को सेल कर दी। इससे पी के स्टॉपेज इन ट्रांजिट के या लीन के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आर ने उनको प्राइस नहीं दी, पी जो है वो गुड्स वही स्टॉपेज इन ट्रांजिट करवा देंगे या उसको लीन अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता। ये अलग मामला है आर और क्यू का, पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बस इसमें एक बात है जो लिखी हुई है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। But there are two exceptional cases when these two rights of an unpaid seller are affected by a sale or other disposition of the goods by the buyer. ये दो एक्सेप्शन है जिनकी वजह से फर्क पड़ जाता है लीन पे या स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे, अदरवाइज कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला क्या है, when the seller has assented to the sale or other disposition, कि बायर को सेलर ने अपना एसेंट, अपनी रजामंदी, अपना कॉन्सेंट भी दिया हो कि तुम जो है गुड्स को आगे सेल कर दो। अगर उसने अपना कॉन्सेंट दिया है, अपना एसेट दिया है, तो फर्क पड़ जाता है, फिर आप उसको लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई नहीं कर सकते। आर को सेल करके पैसे पी को दे दे भाई, आर को तो ऑलरेडी पी सेल कर रहे हैं ना, आर तो आगे क्यू को सेल कर रहा है, और अगर वो क्यू को सेल करके पी को पैसे दे रहा है तो आइडियल सिचुएशन चल रही है ना, जब पी को पैसे ही मिल रहे हैं तो पी लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों अप्लाई करेंगे? वो तो अप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। अगर पैसे मिल रहे तो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है भाई, फिर तो करोगे ही नहीं ना आप। आपको शौक है कि आपको अगला पैसे दे रहा है, उसके बावजूद आप उसकी गुड होल्ड करोगे? क्यों करोगे आप? बायर के भी कुछ राइट्स हैं सेलर के अगेंस्ट में भाई, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, पहला एक्सेप्शन कि सेलर ने अपना एसेट शो करा दे कि हाँ ठीक है आप आगे मजीद इसको सेल आउट कर दें, तो फिर आपका लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इस सब सेल से इफेक्ट कर जाता है या प्लेज से इफेक्ट कर जाता है। दूसरा, व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स has been issued or transferred to the buyer and the buyer transferred the document to a person who takes the document in good faith or for consideration, then ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है वो आपने बायर को दे दिया और बायर ने उसकी बेस पे वो आगे किसी थर्ड पार्टी को या तो सेल कर दिया या प्लेज कर दिया, तो भी इफेक्ट कर जाता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन का राइट। क्या आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो था, जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट था, वो आपने बायर को दे दिया और बायर ने वही आगे थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया और थर्ड पार्टी ने गुड फेथ पे लिया। आगे लिखा हुआ है, and the buyer transferred the document to a person who takes the document in good faith and for consideration, then तो क्या होगा? If such last mentioned transfer was by way of sale, the unpaid seller right of lien or stoppage in transit is defeated. कह रहे कि जो लास्ट मेंशन ट्रांसफर था अगर वो बाय वे ऑफ सेल था तो अनपेड सेलर का लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो डिफीट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पहली बात तो हमने एक्सेप्शनल में पढ़ा, दो ही केस हैं, या तो सेलर ने अपना एसेट दे दिया या दूसरा क्या है कि बायर ने, सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो था वो बायर को दिया और बायर ने थर्ड पार्टी को दे दिया। तो अगर थर्ड पार्टी को देता है तो दो तरीके, या तो वो सेल करेगा या गुड्स को प्लेज करेगा। ठीक है, दो ही चीजें कर सकता है। तो अगर वो सेल करता है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन का जो राइट है वो तो सेलर का डिफीट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर वो प्लेज करता है तो क्या होगा? द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज subject to the rights of pledgee, but in this case the unpaid seller may require the pledgee to satisfy his claim against the buyer first out of any other goods or securities of the buyer in the hands of pledgee. अब अगर वो प्लेज करता है तो बाद फिर क्या होता है कि उन गुड्स के ऊपर पहले प्लेजी का राइट आ जाता है। प्लेजी आपको पता है, प्लेज करके कुछ पैसे दिए ना उसने, तो प्लेजी का राइट आ जाता है। तो सेलर उससे बात करेगा कि भाई पहले तुम ये जो गुड्स तुमने ली है बायर से और उसको जो पेमेंट करी है, जो पैसे दिए, इन गुड्स में पहले अपने राइट सेटिस्फाई कर लो, अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो भी सेल आउट करके क्लेम तुम्हारे निकलने वो कर लो, उसके बाद में इस पे पोजीशन रीगेन करूंगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई करूंगा अगर कुछ बच जाता है तो। अगर सेल के जरिए है तो कंप्लीटली लीन और स्टॉपेज चला गया। अगर प्लेज के जरिए तो समझ ले वो तिनके में जान वाली बात रह जाएगी कि पहले प्लेजी अपने राइट एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद आप ये दो में से कोई एक राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन प्लेजी के बाद
प्लेजी आपसे पहले आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? जी फवाद पूछे। गुड्स तो ट्रांजिट में होंगी, तो प्लेजी कैसे गुड्स ऑब्टेन कर सकता है? देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्लेजी के बाद चल आपने बायर को दिया, बायर ने आगे दे दिया। मैंने आपको क्या बताया, सबसेल इफेक्ट कब करेगी? जब या तो सेलर एसेंट दे देगा, हाँ ठीक है तुम आगे सेल आउट कर देना, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया उसने। दोनों सूरत हाल में वो रीगेन नहीं कर सकता पोजीशन। गुड्स तो ट्रांजिट में है ना, ट्रांजिट के बाद वो जानी आ गई है, फिर वापस नहीं आ पाएंगी सेलर के पास। ठीक है, तो वो जानी उसी के पास है अगर ये दो काम हो जाते हैं तो। अदरवाइज अगर ये दो काम नहीं हुए, इसके अलावा बायर कोई सबसेल या प्लेज कर रहा है, उससे सेलर का राइट इफेक्ट नहीं होता, सेलर के पास गुड्स वापस आ जाएगी। ठीक है, देखिए लास्ट पॉइंट बड़ा आसान सा है कि पहली बात तो सबसेल जो है वो इफेक्ट नहीं करती, या प्लेज इफेक्ट नहीं करता, लेकिन दो सूरत हाल में करता है। पहली, जब उस सबसेल या प्लेज के लिए सेलर ने अपना एसेट दिया हो कि हाँ ठीक है आप ये बात कर दें, तो भी इसके दोनों राइट खत्म हो जाते हैं। दूसरी कि आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो सेलर को दे दिया था, वो बायर को दे दिया था, और बायर ने वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थर्ड पार्टी को दे दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देने के दो तरीके, या तो बायर आपसे गुड्स लेके उनको सेल करेगा या प्लेज करेगा। ठीक है, अगर वो सेल करता है, अगर वो सेल करता है तो फिर क्या सूरत हाल है? फिर तो आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन दोनों खत्म, डिफीट हो गए। लेकिन अगर वो प्लेज कर देता है तो फिर बात आ जाती है कि उस गुड्स पे आपको पता है प्लेजी का राइट भी क्रिएट हो गया, तो पहले प्लेजी अपने राइट कर ले, क्योंकि प्लेजी ने लाजमी सी बात है उसको कुछ पैसे दिए होंगे और उसकी गुड्स एज सिक्योरिटी पर्पज रखी होंगी, तो वो जो सिक्योरिटी पर्पज रखी है तो लॉ कहता है कि पहले प्लेजी अपने राइट उन पे पूरे कर ले, जो पैसे निकलने निकाल ले, और उसके बाद जो बच जाएंगे वो फिर सेलर उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह करके अपने पास वापस ले लेगा, अगर कुछ बच जाता है तो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेजी की आ जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी पे सेलर आ जाएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ लें, मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, कल की क्लास में हम ये चैप्टर जो है वो एंड कर लेंगे। और हम अपना नया एक्ट भी शुरू कर लेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पॉइंट 2 प्लेजी वाला, देखिए बड़ा आसान सा पॉइंट है। देखो बायर के पास गुड्स जा रही है, हम बात कर रहे हैं सबसेल या प्लेज की, दो ही सूरत हाल होंगी ना, उसके बाद गुड्स आएंगी तो या तो वो सबसेल कर देगा या प्लेज करेगा। कंज्यूम करना तो एक अलग चीज है ना, फिर तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई हो रहा है। इफेक्ट क्या है कि सबसेल करेगा या प्लेज करेगा। सबसेल करता है तो आपका सेल के जरिए अगर थर्ड पार्टी को देता है तो इसका मतलब है स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपके पास से चला गया और आपके पास से लीन भी चला गया। लेकिन अगर वो प्लेज कर रहा है तो प्लेज के अगेंस्ट में आपको पता है कि उसको पैसे मिलते हैं, और प्लेजी के भी कुछ राइट्स है जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप कर रहे हैं ना, तो अगर वो प्लेज करता है तो भाई सीधी सी बात है, फिर आपके पास से राइट्स पहले प्लेजिंग के होंगे उन गुड्स पे से रिकवर, उसके बाद आप उस पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट या लीन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, देखिए मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ कि आप दिसंबर में पेपर देंगे तो पास हो जाएंगे? मुझे क्या पता। आप बोल रहे सर हमारा 80-90% हो गया है सिलेबस। सर अगर हम सिर्फ इसी में दिसंबर के टाइम देते हैं, अगर आपको अपने में भरोसा है तो आप दे दो, मुझे क्या पता आपका 80-90% का कैसा आपने पढ़ा कैसा नहीं पढ़ा बेटा, मुझे तो अंदाजा नहीं है ना, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता देखें कि आपने कैसा पढ़ा है और आप कैसे पास कर सकते हैं। सर बायर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बेस पर सेल या प्लेज कर रहे हैं, हाँ लाजमी सी बात है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप का डॉक्यूमेंट हो गया ना।
अच्छा जी, यहीं तक रखते हैं इसको, एंड करते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज।